भारत बदल रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव सबके लिए बराबर है? एक तरफ गांव की महिलाएं जो पूरे समाज का स्वास्थ्य संभालती हैं, दूसरी तरफ देश के युवा जो सबसे बड़ी ताकत है, और इनके बीच शिक्षा, असमानता और पर्यावरण जैसी चुनौतियां आती हैं। आज हम समझेंगे भारत की असली तस्वीरें क्या हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है श्रम की देखभाल। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में ये महिलाएं टीकाकरण करती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं और बीमारियों की पहचान करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लगभग 3,000 प्रति माह मिलता है। न नौकरी की सुरक्षा, न पेंशन, न सामाजिक सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्त मजदूरी की बात कही, लेकिन अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। राज्य सरकार ने सिर्फ कहा कि दिसंबर 2025 तक वेतन 6,000 कर देंगे, जबकि बाकी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा मिलता है। ये महिलाएं अक्सर गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग से आती हैं, इसीलिए उनका शोषण ज्यादा होता है। यानी ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि जेंडर प्लस सोशल इक्वालिटी का मामला है। आप लोगों को क्या लगता है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वो लोग गरीब हैं या ग्रामीण क्षेत्र से काम कर रही हैं, इस वजह से। और पहली बात तो महिलाएं हैं, तो उनको दबाया जा सकता है। अगर गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करनी है, तो इन महिलाओं को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, सुरक्षित काम का माहौल मिलना चाहिए और अधिकार देने होंगे, ताकि ये अपने अधिकार रहेंगे तभी तो समाज में काम करेगी। जब हम लोग सबको समान समझते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो इनको भी समझना चाहिए ना। भले ही वो गांव से बिलोंग करती हो या कहीं से भी करती हो, है तो एक इंसान ही। और प्लस पॉइंट है कि वो जो अपने लोकल्स हैं वहां पे विमेन्स का ध्यान रख रही हैं, तो उनको तो एक न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए ना। इससे ये साफ होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जो काम गरीब और महिलाएं करती हैं, उनकी अहमियत कम कर दी जाती है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। वही सेम पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को कवर करा। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपको वहां पे काम आएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की। द सेकेंड टॉपिक इज द स्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी एंड यूथ। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक, पर्यावरण और जनसंख्या सब कुछ बदल रहा है। इन इंडिया स्ट्रेट भारत की सबसे बड़ी ताकत है 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की। इसे डेमोग्राफी डिविडेंड कहा जाता है। अब बात करते हैं, लेकिन सवाल क्या है? सॉरी, ये है, क्या ये युवा लोकतंत्र में सही तरीके से शामिल हैं? अब इसकी प्रॉब्लम की बात करते हैं। आज भारत में विकास असमान है। केवल 3% लोग 60% जीडीपी नियंत्रित करते हैं और 85% लोग अपने जिलों में रहते हैं जहां अवसर कम है। और अब इससे क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, युवाओं में निराशा की भावना, मतलब की फीलिंग्स आ जाती हैं। लाइक कैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ 3% लोग ही हैं जो 16% की जो जीडीपी है उसको नियंत्रित करते हैं। बाकी के 85% लोग का वो क्या, वो वहां उस एरिया में रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहाँ पे अवसर बहुत कम है, इवन लिमिटेड है। सबको तो मौका नहीं मिल रहा है जॉब करने का। इवन सबको मौका नहीं मिल रहा है कि वो कहीं और जाके अपनी एजुकेशन पे काम करें या कहीं और जाके करें। इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना खुश होंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है वहां से हटने का। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बात कर रहे हैं हम इस पे शासन से जुड़ी समस्याएं। शासन में ज्यादा केंद्रीकरण है, फैसले ऊपर से आते हैं, स्थानीय स्तर पर भागीदारी कम होती है। इससे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, खासकर युवा। सरकारें ज्यादातर डिजिटल सेवाएं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देती हैं। चुने हुए नेता विकास की दिशा तय करने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ सुविधाएं दिलवाने वाले बिचौलिया बन गए हैं। राजनीतिक अब छोटे
नकद लाभ देने तक सीमित रह गई है, नगद लाभ देने के लिए, लाइक थोड़ा मोटा प्रॉफिट देने के लिए। इससे क्या होता है, आम लोग और नेता दोनों राजनीति से कटे हुए महसूस कर रहे हैं, खासकर युवा। जो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि उनको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर रही है, वो करती है, बट स्टिल कि वो युवाओं को भी थोड़ा देखें, है ना, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको भी उसका भी तो कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। द थर्ड टॉपिक इज गर्ल्स एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, लड़कियों की शिक्षा में बदलाव। क्या क्या हुए, भारत में लड़कियों की शिक्षा में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये सिर्फ स्कूल एडमिशन तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की सोच बदल रही है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे। कन्या के लिए अभियान 2003 गुजरात, लड़कियों की लिटरेसी रेट को बढ़ाकर 70% तक पहुंचाया गया, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कई जिले में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 19% तक कम हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें रुचि ली और प्रचार के लिए अपनी वस्तुओं की नीलामी कर धन जुटाया। कुछ तो किया उन्होंने हमारे लिए। देन नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो वेरी फेमस है वाला नारा, सुना ही होगा आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में। ये कब आया था, 2015 में, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, लड़कियों की भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें 3 मंत्रालय शामिल रहे, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, फिर आता है मानव संसाधन विकास। और इससे क्या हुआ, जन्म के समय लिंग अनुपात 2015 से 2016 में 919 से बढ़कर 929 तक 2019 और 21 का हो गया। ठीक है, देश के 30 में से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत में बेहतर प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में। लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार की आय में योगदान दे रही हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले रही हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये तो सिर्फ गर्ल्स के बारे में था। अब बात करते हैं वहां के लोगों की क्या सोच में बदलाव आया। मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ जिसमें 89.5% लोगों ने कहा कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना है। 63.2% लोगों ने माना कि इससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला। अब लोग जल्दी शादी से बचते हैं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को जरूरी मानते हैं, जरूरी मानने लग गए या मानते हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, राजनीतिक में भाग ले रही हैं, परिवार की कमाई बढ़ा रही हैं, कामकाज में हिस्सा ले रही हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे जो भी अभी तक मैंने समझाया आपको। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, बात कर रहे हैं पर्यावरण निगरानी। पर्यावरण निगरानी का मतलब है पानी, हवा और मिट्टी की नियमित जांच, ताकि समय रहते खतरे पहचाने जा सके। हेल्थ इंपॉर्टेंस, इससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है, पोलियो जैसे रोगियों को खत्म करने में मदद मिलती है। रोगों को, सॉरी फॉर दिस। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, जो कि है पर्यावरणीय निगरानी का महत्व। पर्यावरण निगरानी का मतलब है पानी, हवा और मिट्टी का नियमित जांच, ताकि समय रहते खतरे पहचाने जा सके। हेल्थ इंपॉर्टेंस में क्या है इसका, कि बीमारियों का जल्दी पता चलता है, पोलियो जैसे रोगों को खत्म करने में मदद मिलती है। जिसमें मैंने बताया कि बीमारियों को पहले से ही पहचानने में मदद मिलती है। ठीक है, पोलियो, कोरोना वायरस, हैजा जैसे वायरल और बैक्टीरियल का जल्दी पता लग सकता है, इसे रोकथाम जल्दी की जा सकती है। WHO और भारत ने इसी तरीके से पोलियो खत्म किया। WHO की फुल फॉर्म क्या है, ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम दवा का असर न करने वाले बैक्टीरिया की। सीवेज से ऐसे बैक्टीरिया की पहचान होती है जो दवाओं से ठीक नहीं होते, इससे महामारी से पहले तैयारी की जा सकती है।
बात करते हैं प्रदूषण पर नजर और सरकार की कार्रवाई। हवा की गुणवत्ता को मापने से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। पानी और जमीन की जांच से पता चलता है कि कहीं कई कारखानों से जहरीले रसायन तो नहीं निकल रहे। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक स्वास्थ्य। क्या देखा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर नजर रखना जरूरी है, जैसे जैव विविधता में कमी यानी पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां घट रही हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना, खतरनाक और बाहरी प्रजातियों का फैलना और जलवायु से जुड़ी घटनाओं में बदलाव जैसे बाढ़, सूखा, तापमान में तेजी से बदलाव। इससे क्या फायदा होगा? जब सही और सटीक जानकारी हमारे पास होगी तो हम बेहतर नीतियां बना पाएंगे और पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। डेटा आधारित शासन। सरकारी नीतियां पुराने तरीके से नहीं बल्कि रियल टाइम और जगह के अनुसार डेटा से बनाई जा रही हैं। इससे शहरी प्लानिंग, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे कामों में बेहतर और तेज फैसले लिए जा सकते हैं। भारत के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। अगर हम महिलाओं का सशक्त करें, युवाओं को जोड़ें और पर्यावरण की रक्षा करें, तो भारत सिर्फ विकास नहीं करेगा, बल्कि एक सुरक्षित और संतुलित और मजबूत राष्ट्र बनाएगा। आई होप कि आपको ये वाला पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आपको भी समझाया है टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।